तो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट की स्क्रिप्ट होती है वो हम कैसे बनाते हैं, और ये हमने जो है पिछले क्लास में पढ़ा था हमारे पिछले वीडियो में। आज हमें ये देखना है कि राहु और केतु जो है उसकी स्टडी कैसे की जाती है कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, हम जो है कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं क्योंकि हमें जन्म के उस क्षण तक पहुंचना होता है जबकि वास्तव में जातक का जन्म हुआ है, जब सोल इनकार्टिनेशन हुआ है, जब बच्चा जो है वो माँ से जुदा हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, और ये जो सोल इनकार्टिनेशन होता है ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। तो इतनी सूक्ष्म अवधि में जाने के लिए जो है कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी का उपयोग किया जाता है। साथ ही जो हमारे सब लॉट्स हैं वो फ्यू सेकेंड्स में चेंज हो जाते हैं, और जो हमारे कस्पल सब लॉर्ड है जिनके माध्यम से हम कृष्णमूर्ति पद्धति में पढ़ते हैं, उनके जो चेंज होने का टाइम है वो 3 मिनट से 9 मिनट के बीच में होता है। ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं, कस्पल के इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी, और केपी एस्ट्रोलॉजी का जो वीडियो था वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बताई थी। तो अगर आपको और ज़्यादा सूक्ष्मता में जाना हो तब हम क्या करते हैं, सब लॉर्ड के माध्यम से जो है फलित करते हैं, और ये जो है हमारी ये कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी है, CIL। इसे हम KCIL कहेंगे क्योंकि हम खुल्लर सर के द्वारा जो इस्टेब्लिश की गई कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी है उसे हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास में प्लैनेटरी इन्फॉर्मेशन होगी, ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है और किस उप नक्षत्र में है। जो हमारे 12 भाव हैं वो किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में है और किस उप नक्षत्र में है। इसके अलावा जो हमारी NBC होती है, निर्णयन भावा चार्ट जो है हमारा, जिसे हम भाव चलित कुंडली बोलते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, जो कि हमारी प्लेसिडस हाउस डिवीजन सिस्टम का यूज़ करके बनी होती है। इसका हम उपयोग करते हैं। प्लैनेट्स में कौन से प्लैनेट्स के पास में पोजिशनल स्टेटस है, किनके पास में पोजिशनल स्टेटस नहीं है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो ये सारी जानकारी को लेकर जो है हमारी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में जो है आगे फलित किया जाता है। अभी हम प्लैनेटरी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये चीज़ बता दी थी कि राहु और केतु को जो रीड करने का तरीका है वो यहाँ पर एकदम अलग होता है, और हम 2 तरीके से राहु केतु को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया है हम वो नोटेशंस फॉलो करेंगे जो कि सर की बुक में दिए हुए हैं। A एरो, B एंड देन C एंड देन D, ये नोटेशन हमें फॉलो करने हैं। A जो है हमारा प्लैनेट है, ठीक है, B जो है उसका स्टार लॉर्ड है, C जो है वो सब लॉर्ड है, और D जो है वो जो है हमारा सब लॉर्ड है। तो प्लैनेट A जो है वो B के स्टार में है, वो C के सब में है और D के सब में है। इस तरह से हम पढ़ेंगे। अगर हम अभी ये वाली स्क्रिप्ट ले लेते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सन, और फिर मैं यहाँ पे एरो लगाऊंगा और यहाँ पर फिर मैं लिख दूँगा मार्स, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा मून, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा जुपिटर। ठीक है, सन डैश मार्स डैश सन एरो मार्स डैश मून डैश जुपिटर, सन डैश मार्स सन एरो मार्स डैश मून डैश जुपिटर। ये जो है एग्जैक्ट तरीका है। मैं अभी आपको ये कुछ और एक बार बोल के बताता हूँ। सन एरो मार्स डैश मून डैश जुपिटर, मून एरो जुपिटर डैश वीनस डैश राहु। ओके, तो ऐसे हम कैसे पढ़ेंगे कि सन जो है वो मार्स के स्टार में है, वो मून के सब में है और जुपिटर के सब में है। ठीक है, अब जब हम राहु केतु की स्टडी करते हैं तो राहु केतु जब हमारे B के प्लेस पर आएंगे, यहाँ पर जब राहु और केतु आएंगे, या फिर जब यहाँ पर हमारे राहु या फिर केतु आएंगे, या फिर यहाँ पर जब हमारे राहु और केतु आते हैं, तो इन्हें पढ़ने का तरीका अलग होगा। और जो हमारे राहु केतु हैं जब वो A के प्लेस पर आते हैं, राहु या केतु जब A के प्लेस पर आते हैं तब इन्हें पढ़ने का तरीका अलग होगा।
ठीक है। तो इस पूरे को पढ़ने का जो तरीका है वो हमारा एकदम अलग होगा और इसे पढ़ने का तरीका जो है अलग होगा, ठीक है। अब राहु केतु जो है, यदि कोई भी प्लैनेट राहु या केतु के स्टार में है या राहु या केतु के सब में है या राहु या केतु के सब में है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, राहु या केतु। लेकिन यहाँ पर राहु या केतु कब आएंगे? यहाँ पर राहु केतु दो ही कंडीशन में आ सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है जब ये किसी हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बनेंगे, जब ये किसी हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बनेंगे, या फिर जब ये हम किसी दशा का अध्ययन कर रहे होंगे, DBASP, महादशा, दशा, भुक्ति, अंतरा और सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, जब हम इनका अध्ययन करेंगे तब राहु केतु यहाँ पर आ सकते हैं। या फिर जब हम किसी भाव के सब लॉर्ड का अध्ययन कर रहे होंगे प्रॉमिस पढ़ने के लिए, तब हमारे राहु केतु जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इन तीनों तरीकों में राहु केतु को पढ़ने का तरीका लगभग सेम होगा और यहाँ पर जो है राहु और केतु को पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होगा, ठीक है। पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी एक बार फिर से देख लीजिएगा। आज की क्लास जो है ये हमारी एकदम बेसिक पर आधारित क्लास है, इसलिए हम एकदम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। हमें प्लानिटरी टेबल और जो हाउस वाली टेबल जो है उसकी ज़रूरत होगी, और जो हमारी भाव चलित कुंडली है उसकी ज़रूरत होगी। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो प्लानिटरी टेबल है उसमें कौन से प्लैनेट्स जो हैं उनको पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है, और रिमेनिंग जितने भी प्लैनेट्स होंगे वो सभी को स्टेलर स्टेटस जो है वो प्राप्त होगा, ठीक है। ये सारी जानकारियाँ एकत्रित करने के बाद में अब आगे जो है हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मेरा मून है वो जुपिटर के स्टार में है, वो वीनस के सब में है और राहु के सब में है, ठीक है। तो ऐसा ही मैं लिखता हूँ, मून जो है मेरा वो जुपिटर के स्टार में है, मून जो है मेरा वो जुपिटर के स्टार में है, वीनस के सब में है और राहु के सब में है। ये मैंने लिख लिया। इसके बाद में आप देखिए जो मेरा नक्षत्र वाला जो प्लैनेट होगा, ठीक है, इसे तो हम मान के चलेंगे पोजिशनल स्टेटस वाली चीज़, ठीक है, इसे हम कंसीडर करेंगे जब हम इसके जो हैं कस्पल लिंकेजेस लिखेंगे, जब ये किन किन भावों में अपीयर हुआ है तो हम ये जिस भाव में बैठा हुआ है उसे भी कंसीडर करेंगे। मून का हम चेक करते हैं, मून को पोजिशनल स्टेटस यहाँ पर प्राप्त है तो हम ये लिख देंगे कि मून को भी पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है। वीनस को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त नहीं है, राहु को जो है वो पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा मून जो है वो जुपिटर के स्टार में है, वो वीनस के सब में है और वो राहु के सब में है, ठीक है। अब चूंकि वो राहु के सब में है और राहु और केतु जो हैं वो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में जिस राशि में बैठे हैं और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उन्हें भी कंसीडर किया जाता है। राहु और केतु कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में जिस राशि में बैठे हैं और जिस नक्षत्र में बैठे हैं उन दोनों को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर मैं राहु के स्लैश में राहु जिस राशि में बैठा हुआ है जो कि मरकरी की है उससे भी लिखूँगा, और राहु जो है मेरा वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है जो कि सन है उसे भी लिखूँगा। इसके बाद में अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा राहु, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा मरकरी और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सन। तो जो मेरा मून है वो राहु के स्टार में है, और जैसे वो राहु के स्टार में है मैं फिर से बताता हूँ, मून जो है मेरा वो राहु के सब में है, और जैसे वो राहु के सब में है वैसे ही वो मरकरी के सब में भी है, और वैसे ही वो जो है वो सन के सब में भी है, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से समझिएगा। राहु और केतु की स्टडी करते समय जो हमारी ये जो 3 पोर्शंस हैं, ठीक है, ये जो हमारे 3 पोर्शंस हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राहु और केतु जिस राशि में बैठे हुए हैं और जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उन्हें भी हम लिखेंगे। अब तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मून जो है मेरा वो राहु के सब में है, इसका मतलब है कि मून जो है वो मेरा मरकरी के सब में भी है, और मून जो है मेरा वो सन के सब में भी मौजूद है,
ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए कि मेरे किसी और हॉरोस्कोप में मैं जुपिटर की बात करता हूँ, किसी और हॉरोस्कोप में मैं जुपिटर की बात करता हूँ। जुपिटर जो है वो मेरा राहु के स्टार में है, जुपिटर जो है मेरा वो राहु के स्टार में है, और फिर वो मरकरी के सब में है, और फिर वो सैटर्न के सब में है। ठीक है, तो यहाँ पर जुपिटर जो है वो राहु के स्टार में है, मरकरी के सब में है, और सैटर्न के सब में है। और राहु जो है यहाँ पर वो वीनस की राशि में बैठा हुआ है, और वो सन के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये अभी सब में हम सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो जुपिटर जो है वो राहु के स्टार में है, इसका मतलब है कि जो जुपिटर है मेरा वो वीनस के स्टार में भी है, और वो जो है मेरा वो सन के स्टार में भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चूँकि हम पोजिशनल स्टेटस लेते हैं तो इसका भी पोजिशनल स्टेटस लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे और यहाँ पर भी लेंगे। यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं, राहु को पोजिशनल स्टेटस जो है वो प्राप्त है, मरकरी को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है, सन को पोजिशनल स्टेटस नहीं है, तो हम सन का पोजिशनल स्टेटस यहाँ पर लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम चेक करेंगे जुपिटर जो है हमारा इस हॉरोस्कोप में जुपिटर को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त नहीं है। ठीक है, मतलब अभी तो हम खैर एक एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अब देखिएगा आप, जुपिटर के लिए जब हमने देखा तो जुपिटर जो है हमारा वो राहु के नक्षत्र में है, इसका मतलब कि जो जुपिटर है मेरा वो वीनस के नक्षत्र में भी है, और जुपिटर जो है मेरा वो सन के नक्षत्र में भी है। ठीक है, अब हमें सिर्फ यहीं पर राहु को जो है वो डिकम्पोज करना है, 3 पार्ट में, मतलब हमें डिवाइड करना है। आगे हम ऐसा नहीं करेंगे कि अब हम वीनस की भी स्क्रिप्ट बना रहे हैं और हम सन की भी स्क्रिप्ट बना रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, राहु के भी जो हैं, राहु को हम चेक करेंगे कि राहु हमारा किन किन भावों में आया हुआ है, वीनस जो है हमारा वो किन किन भावों में आया हुआ है, सन जो है हमारा वो किन किन भावों में आया हुआ है, ऐसे हम चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब अगर हम देखें तो हमें नेक्स्ट चेक करना है, मान लीजिए किसी और हमारे ऐसे एग्जाम्पल हॉरोस्कोप में मरकरी जो है मेरा, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए हम दे रहे हैं, वो सन के स्टार में है, और वो राहु के जो है वो नक्षत्र में है। सॉरी, मरकरी जो है मेरा वो सन के स्टार में है और राहु के सब में है, राहु के सब में है वो, और वो केतु के सब में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर अभी हम इस वाले राहु का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और राहु जो है मेरा वो रिप्रेजेंट कर रहा है, राहु जो है मेरा वो वीनस की राशि में है और वो सन के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर राहु के साथ हम चाहें तो यहाँ पर स्लैश करके या फिर नीचे जो है वीनस लिख सकते हैं और सन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मरकरी जो है मेरा वो राहु के सब में है, और मरकरी जो है मेरा वो वीनस के सब में भी है, और मरकरी जो है मेरा वो सन के सब में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे राहु, ऐसे वीनस और ऐसे सन, ये हम लिख सकते हैं। तो ये भी हमने देखा तीनों ही जगहों पर राहु केतु का अध्ययन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यदि फिर से देखिए एक बार, हम इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। ये जो मैंने पहला वाला एग्जाम्पल लिया है, ये हमने सीधे जब जिस हॉरोस्कोप की हम बात कर रहे थे यहीं से लिया है। मून जो है मेरा वो जुपिटर के स्टार में है, वीनस के सब में है और राहु के सब में है। राहु जो है मेरा वो रिप्रेजेंट कर रहा है, राहु जो है मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है मरकरी को और सन को। तो राहु के जगह पर राहु / मरकरी / सन हम लिख सकते हैं। मून जो है मेरा वो राहु के सब में है, इसका मतलब कि मून जो है मेरा वो मरकरी के सब में भी है, और मून जो है मेरा वो सन के सब में भी है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा फिर हमने देखा कि जब ये नक्षत्र लॉर्ड की तरह अपीयर होगा तब हम कैसे करेंगे, और फिर हमने देखा कि जब ये सब लॉर्ड की तरह अपीयर होगा तब हम इसे कैसे रीड करेंगे। यहाँ पर केतु को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम उसे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं यहाँ से।
तो अब हम देखते हैं राहु और केतु के बारे में ही पढ़ना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब ये शुरू में आएंगे, देखिए यहाँ पर इन तीनों जगह पर इन्हें पढ़ने का तरीका एक सा होगा, अलग होगा। और यहाँ पर जो है अलग मतलब कि इस तरीके से अलग होगा। और जब ये शुरू में आएंगे मतलब कि किसी का कस्पल सबलॉर्ड बनेंगे या फिर दशा स्वामी के रूप में आएंगे, तब इन्हें पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होगा। तो अब हम यहाँ पर जो है राहु की स्क्रिप्ट को देखते हैं। तो राहु जो है मेरा वो सन के स्टार में है, जुपिटर के सब में है और जुपिटर के सब में है। राहु जो है मेरा वो सन के स्टार में है, वो जुपिटर के सब में है और फिर वो जो है जुपिटर के सब में है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, राहु की जगह पे राहु जिन प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हें भी लिखेंगे। तो राहु रिप्रेजेंट कर रहा है मरकरी को और सन को। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, राहु एज आ मरकरी पढ़ेंगे एक बार, और राहु जो है मेरा वो सन के स्टार में है, तो हम एज आ सन भी एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम राहु एज आ मरकरी पढ़ेंगे। ये तो हम पूरा पढ़ेंगे ही, राहु एज आ राहु जो है वो सन के स्टार में है, जुपिटर के सब में है और जुपिटर के सब में है। लेकिन अब हम मरकरी को भी पढ़ेंगे। मरकरी जो है मेरा वो जुपिटर के स्टार में है, जुपिटर के सब में है और सैटर्न के सब में है। तो मरकरी जो है हमारा वो जुपिटर के स्टार में है, वो जुपिटर के सब में है और वो सैटर्न के सब में है। मरकरी जो है मेरा जुपिटर के स्टार में, जुपिटर के सब में और सैटर्न के सब में है। इसके बाद में जो सन है मेरा, सन को हम पढ़ेंगे। सन जो है मेरा वो मार्स के स्टार में, मून के सब में, जुपिटर के सब में है। सन जो है मेरा वो मार्स के स्टार में है, फिर वो सन जो है मेरा वो मार्स के स्टार में है, फिर इसके बाद में वो मून के सब में है और फिर जो है मेरा वो जुपिटर के सब में है, जुपिटर के सब में है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, राहु को शुरू में ही जो है, राहु को हम एज आ राहु भी पढ़ेंगे। राहु जो है जिस राशि में है उस राशि स्वामी ग्रह को भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे, और राहु जो है जिस नक्षत्र में है उसे भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इन तीनों को क्लब कर देंगे, तीनों को हम जो है मर्ज कर देंगे और जो कंबाइन रिजल्ट्स आएंगे हम उन्हें जो है पढ़ लेंगे। तो ये हमने देखा कि राहु केतु जब दशा स्वामी ग्रह के रूप में या फिर कस्पल सब लॉर्ड के रूप में आते हैं तब उनका अध्ययन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हमने देख लिए हैं। देखिए मैंने अभी आपको ये तरीके भी बता दिए थे, जब राहु और केतु स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड या सब लॉर्ड के रूप में आएंगे तब उन्हें कैसे पढ़ा जाएगा, और जब वो दशा स्वामी ग्रह या फिर किसी भाव के कस्पल सब लॉर्ड के रूप में आएंगे तब उन्हें किस तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो है अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसे थोड़ा सा जो है कस्पल लिंकेजेस फॉर्म करने की हम कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम ये मून वाला कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, मून वाला हम कंसीडर कर लेंगे, एक हम जुपिटर वाला कंसीडर कर लेंगे, एक हम कंसीडर करेंगे ये मून वाला, एक हम ये कंसीडर करेंगे जुपिटर वाला, और एक फिर हम ये लास्ट में कंसीडर कर लेंगे राहु वाला। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम मून को रीड करते हैं। जो मून है हमारा, मून जो है वो मून जो है मेरा वो जुपिटर के स्टार में है, वो वीनस के सब में है, फिर वो राहु के सब में है। ठीक है, मून जो है मेरा, मून को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है। फिर जुपिटर जो है मेरा, जुपिटर को पोजिशनल स्टेटस नहीं है। वीनस जो है मेरा, वीनस को भी पोजिशनल स्टेटस नहीं है। राहु को जो है पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है। लेकिन जुपिटर जो है, चूँकि वो नक्षत्र स्वामी के रूप में हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसे पोजिशनल स्टेटस लेकर चलेंगे। मतलब जब हम जुपिटर को चेक करेंगे तो जुपिटर की पोजीशन जो है मुझे वो भाव चलित कुंडली में भी देखनी है। मून को देखिए पोजिशनल स्टेटस है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि मून हमारा किन किन भावों में आया हुआ है। क्या पहले भाव में मून आया हुआ है? नहीं आया हुआ। क्या मून दूसरे भाव में आया हुआ है? आया है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मून जो है मेरा वो दूसरे भाव में है।
फिर इसके बाद में तीसरे भाव में मून है क्या? नहीं। चौथे भाव में है? नहीं। पाँचवें में नहीं है। छठवें में मून है, ठीक है। फिर इसके बाद में सातवें में मून नहीं है। आठवें में मून है। फिर इसके बाद में जो है नौवें में नहीं है, 10वें में नहीं है, 11वें में नहीं है, 12वें में जो है मून है, बहुत स्ट्रांगली आया हुआ है। और चूंकि मून को यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है, इसलिए मून जिस भाव में बैठा हुआ है हम उसे भी कंसीडर करेंगे। तो इसे आप लास्ट में जो है लिख सकते हैं कि ये जो मून की पोजीशन है ये आपने उसका पोजिशनल स्टेटस होने के कारण यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए, अब हमें जुपिटर को पढ़ना है। जुपिटर मेरा पहले भाव में आया हुआ है, जुपिटर सेकंड भाव में भी आया हुआ है, जुपिटर मेरा थर्ड में भी आया हुआ है, फोर्थ में भी आया हुआ है, फिफ्थ में नहीं आया, सिक्स्थ में जुपिटर आया हुआ है, सेवन्थ में नहीं है जुपिटर, एट्थ में है। फिर इसके बाद में नाइन्थ में नहीं है जुपिटर, टेंथ में नहीं है जुपिटर, 11th में जुपिटर है। और जुपिटर को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है, इसलिए जुपिटर जो है जिस भाव में बैठा हुआ है हम उसे भी कंसीडर करेंगे। तो जुपिटर जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम उसे भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे। वीनस को हम देखेंगे, देखिए वीनस को यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम वीनस को चेक करते हैं। तो वीनस जो है मेरा वो पहले वाले भाव में नहीं आया है, दूसरे में नहीं आया है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है, पाँचवें में है वीनस, पाँचवा हम लिखेंगे। इसके बाद में छठवें में वीनस है, बहुत छठवें में अगर हम देखेंगे तो बहुत वीकली आया हुआ है। सातवें में वीनस नहीं है, आठवें में नहीं है, नौवें में है, ठीक है, 10वें में भी है, 9 में भी है और 10 में भी है, ठीक है। तो ये हमने वीनस के लिंकेजेस देख लिए। अब हमें राहु को पढ़ना है। तो राहु को हम एज अ राहु पढ़ेंगे, एज अ मरकरी पढ़ेंगे और एज अ सन पढ़ेंगे। एज अ मरकरी पढ़ेंगे और एज अ सन भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ओके। राहु को पोजिशनल स्टेटस है, ठीक है। मरकरी को चेक करते हैं, मरकरी को पोजिशनल स्टेटस है क्या? हाँ है। और सन को चेक करते हैं, सन के पास में पोजिशनल स्टेटस नहीं है। अब हम राहु को पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट में नहीं है राहु, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में जो है राहु आया हुआ है, तो हम राहु के साथ में 4 लिख देंगे। फिफ्थ में राहु आया हुआ है, बहुत स्ट्रांगली आया है, हम 5 लिख देंगे। 6 में राहु नहीं है, 7 में राहु जो है आया हुआ है, 7 लिख देंगे हम। 8th में नहीं, 9th में नहीं, 10 और फिर 11 में, दोनों में राहु जो है वो है, 10 में भी है और 11 में भी है। इसके बाद में चूँकि राहु को पोजिशनल स्टेटस है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राहु जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पर 8 भी जो है वो लिख देंगे। इसके बाद में फिर अब हमें मरकरी का देखना है। मरकरी का भी हम पहले नहीं निकाले हैं, तो हम पूरा मरकरी का चेक करेंगे। फर्स्ट में मरकरी नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में मरकरी है, फिर फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में नहीं है, 7th में है, ओके। तो 4 में है और 7 में है, शुरू में भी हम इतना ही लिखते हैं, 4 में है, 7 में है। इसके बाद में फिर 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में है, ठीक है, फिर 11 में नहीं है और 12 में है। तो 10 में है और 12 में है। इसके बाद में मरकरी जो है मेरा उसे पोजिशनल स्टेटस देखिए प्राप्त है, तो यहाँ पर जो है मरकरी 10 में है, तो हम यहाँ पर 10 भी लिखेंगे। 10 हम पहले लिख चुके हैं, तो हम यहाँ पर एक बार छोड़ देते हैं, डॉट लगा देते हैं कि मरकरी पोजिशनल स्टेटस के कारण 10 में भी मौजूद है, ठीक है। इसके बाद में अब हमें देखना है सन का, ठीक है। तो सन फर्स्ट में है क्या? नहीं। सेकंड में है क्या? नहीं। थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में नहीं है, 7th में नहीं है, 8th में नहीं है, 9th में है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सन मेरा 9th में बस है, तो सन में हम सिर्फ 9 लिख देंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में नहीं है, 7th में नहीं है, 8th में नहीं है, 9th में है, 10th में नहीं है, 11th में नहीं है, 12th में नहीं है, तो बस हमने 9 लिखा है। तो देखिए ये हमने लिंकेजेस देख लिए हैं कि किस तरह से हमारी फॉर्म होगी इस केस में मून की, ठीक है। अब चूंकि मून को पोजिशनल स्टेटस है, तो मून ने जो हाउसेस दिए हैं वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जो पूरे के पूरे भाव हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब मून के माध्यम से जो है इस नेटिव को
ये पूरे हाउसेस और ये पूरे हाउसेस के जो फल हैं वो मिलने हैं, ठीक है। क्योंकि मून को यहाँ पर क्या है, पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है। अगर पोजिशनल स्टेटस प्राप्त नहीं होता तो फिर हम इतना कंसीडर नहीं करते, फिर सिर्फ हम जुपिटर को देखते कि मून की दशा में जो है जुपिटर के माध्यम से जातक को इन भावों के परिणाम जो है वो प्राप्त होने हैं, ठीक है। इस तरह से हम ये चेक करते। अब मैंने आपको बोला था कि इसके बाद में अब हम जुपिटर की स्क्रिप्ट को चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम जुपिटर की स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखते हैं। जुपिटर जो है मेरा वो सैटर्न के स्टार में है, फिर वो राहु के सब में है, और फिर उसके बाद में फिर वो सैटर्न के सब में है, ठीक है। जुपिटर जो है मेरा, इसे पोजिशनल स्टेटस प्राप्त नहीं है, सैटर्न को पोजिशनल स्टेटस नहीं है, लेकिन चूंकि ये एज अ स्टार लॉर्ड आया है इसलिए हम इसे पोजिशनल स्टेटस लेके चलेंगे। राहु को जो है मेरा पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है, सैटर्न को पोजिशनल स्टेटस नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है क्योंकि वो हमारा यहाँ पर स्टार लॉर्ड के रूप में आया इसलिए हमने पोजिशनल स्टेटस कंसीडर किए हैं यहाँ पर, लेकिन ओरिजिनली इस हॉरोस्कोप में सैटर्न को जो है पोजिशनल स्टेटस प्राप्त नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा मार्क नहीं कर रहे हैं। जुपिटर को भी पोजिशनल स्टेटस नहीं है यहाँ पे, तो हम जुपिटर को कंसीडर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ अभी सैटर्न को रीड करना है। तो सैटर्न जो है मेरा वो हाउस नंबर 1 में है, 2 में भी सैटर्न आया हुआ है, 3 में भी सैटर्न जो है वो आया हुआ है, 4 में सैटर्न नहीं है, 5 में सैटर्न है, इसके बाद में फिर 6 में सैटर्न है, फिर 7 में है, फिर इसके बाद में 8 में है, फिर इसके बाद में 9 में भी है सैटर्न, फिर इसके बाद में 10 में सैटर्न नहीं है, 11 में सैटर्न है, और 12 में जो सैटर्न नहीं है। अब देखिए सैटर्न को चूंकि पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है तो सैटर्न जिस भाव में बैठा हुआ हम वो भी लिखेंगे, वो भाव हम पहले लिख चुके हैं तो हम ये बता देंगे, ठीक है। तो ये सैटर्न जो है इतने भावों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। राहु को अब हम स्टडी करेंगे, तो राहु को हम एज अ राहु स्टडी करेंगे, एज अ मरकरी स्टडी करेंगे और एज अ सन स्टडी करेंगे, ठीक है। जहाँ पर कि अगर हम देखेंगे तो राहु को पोजिशनल स्टेटस जो है वो प्राप्त है, मरकरी को भी अगर हम देखेंगे तो इस वाले चार्ट में पोजिशनल स्टेटस है, सन को लेकिन पोजिशनल स्टेटस जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद में अब इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं तो हम यहीं से जो है इसे लिख देंगे दोबारा। 4, 5, 7, 10, 11 और फिर ये 8, फिर यहाँ पर मरकरी का हो जाएगा 4, 7, 10 और 12 और फिर सन का हो जाएगा ओनली 9। सैटर्न को पहले हम रीड कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम सैटर्न का लिख देते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 11। और देखिए चूँकि सैटर्न जो है वो 8th कस्प में ऑलरेडी अपीयर हो रहा है, ठीक है, 2 बार, इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिखा था। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 नहीं होता और अगर हम पोजिशनल स्टेटस के कारण सन के 8th हाउस, सैटर्न के 8th हाउस को अगर हम यहाँ पर लिखते तो दोबारा हम यहाँ पर नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर सैटर्न के पास में पोजिशनल स्टेटस नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा कि मान लीजिए जो मेरा सैटर्न है, अगर मान लीजिए वो पहले भाव में आया होता, दूसरे में आया होता, तीसरे में होता, 5वें में होता, 6वें में होता, 7वें में होता, 9वें में होता और 11वें में भी होता। और ये जो 8वां भाव है मैंने इसलिए लिखा यहाँ पर क्योंकि सैटर्न को यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है। अगर ये मैंने इसलिए लिखा तो जब मैं दोबारा स्टडी करूँगा सैटर्न की, तब मैं कौन कौन से हाउसेस लिखूँगा, मैं 1 लिखूँगा, मैं 2 लिखूँगा, 3 लिखूँगा, 5 लिखूँगा, 6 लिखूँगा, 7 लिखूँगा, 9 लिखूँगा और 11 लिखूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा 8 नहीं लिखूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एज अ सब लॉर्ड जब हम चेक कर रहे हैं सैटर्न को, तो यहाँ पर हॉरोस्कोप में सैटर्न को जो है पोजिशनल स्टेटस प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर हाउस नंबर 8 नहीं लिखा जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के, ये हमें याद रखना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद में राहु केतु का सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो अब हम राहु को जब स्टडी करेंगे तो राहु को हम स्टडी करेंगे। राहु जो है मेरा वो मरकरी के, वो सन के स्टार में है,
फिर इसके बाद में जो है मेरा राहु वो है जुपिटर के सब में है और जुपिटर के ही सब में है। राहु को हम सबसे पहले एज अ राहु स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राहु को हम पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है। सन चूँकि यहाँ पर स्टार लॉर्ड की जगह पे आ रहा है इसलिए हम इसका पोजिशनल स्टेटस लेके चलेंगे। जुपिटर को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हम राहु को स्टडी करेंगे, राहु एज अ मरकरी। तो जब हम राहु को एज अ मरकरी स्टडी करेंगे तो यहाँ पर अब मरकरी की हमें पूरी स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी। मरकरी जो है मेरा ऐसे पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है। जुपिटर की जो है ये स्टार में है। फिर इसके बाद में जो जुपिटर के ही सब में है मरकरी और जो है ये सैटर्न के सब में है। तो ऐसे हम स्टडी करेंगे। फिर हम राहु को स्टडी करेंगे, राहु एज अ सन, नक्षत्र स्वामी जो है। तो अब हम सन को देखेंगे। सन जो है मेरा वो मार्स के स्टार में है। फिर इसके बाद में वो मून के सब में है और फिर जो है मेरा वो जुपिटर के सब में है। ठीक है, सन को यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस प्राप्त नहीं है। मार्स चूँकि यहाँ पर आ रहा है इसलिए इसे पोजिशनल स्टेटस होगा। मून को यहाँ पर पोजिशनल स्टेटस प्राप्त है और जुपिटर को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से हम ये पूरा रीड करेंगे। लिंकेजेस के लिए हमें यहाँ पर ही चेक करना है। ठीक है, आगे की क्लास में जो है हम और डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पर भी नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको जो है अभी प्लानिटरी जो हमारी ये जो स्क्रिप्ट होती है वो और उसके बाद में कस्पल लिंकेजेस फॉर्म करना वही बताऊंगा। अभी हमें अगली आने वाली क्लासेस में वही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आगे हम ये बात करेंगे कि एज अ बिगनर शुरू में बेसिक्स के हिसाब से जब हमें कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी पे काम करना सीखना है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो प्लैनेट है वो सबसे स्ट्रांगली कहाँ पर होता है, जिस हाउस में वो बैठा हुआ है वहाँ पर, और यदि उसे पोजिशनल स्टेटस है तो, और इसके अलावा सब लॉर्ड पे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उससे कम स्ट्रांग होता है वो सब लॉर्ड पे, उससे कम स्ट्रांग होता है वो स्टार लॉर्ड पे, और सबसे जो है वो कम होता है राशि लॉर्ड पे। ठीक है, तो अब हम इन नियमों को ध्यान में रख के एज अ बिगनर मतलब एकदम बेसिक में जब हमें कस्पल लिंकेजेस फॉर्म करनी है तो कौन से बेसिक नियमों को ध्यान में रखना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगले 2-3 वीडियो में फिर हम उन्हीं जो हमारे नियम हैं उन्हें हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद में फिर जो रूल्स होते हैं पहले भाव से क्या फलित किया जाता है, दूसरे से क्या फलित किया जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करके जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है, वीडियो के कंटेंट अगर आपको पसंद आए हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।